तो हम लोगों ने रॉल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ पे रिसर्च कर लिया, बहुत से न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए, मतलब काफ़ी चीज़ें कर ली। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे करते हैं आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो ये बात को ध्यान रखना है कि हमें कोई रिएक्शन नहीं करना है, बस चीज़ों को मिक्स करना है। ठीक है, बात को ध्यान रखना है, कोई रिएक्शन नहीं करना है भाई, ठीक है, उनको बस मिक्स करना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। तो पहले आता है गैस में। अच्छा, गैस में आइडियल गैस क्या होता है? आप बोलोगे जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या होता है? अरे आइडियल गैस लॉ, मतलब जो गैस आइडियल गैस लॉ को फॉलो करता है तो आइडियल गैस होता है। जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगा एट ऑल कंडीशन, जो गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी को सारे कंडीशन पे फॉलो करता है वो होता है आइडियल गैस। और जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को हर कंडीशन में फॉलो नहीं करता, कभी मन किया फॉलो कर लिया, कभी नहीं किया, तो जो कभी कभी करता है कभी नहीं करता है फॉलो, तो वो होता है आपका रियल गैस, या जिसको बोलते हैं नॉन आइडियल गैस। तो वही सेम आपका यहाँ पे जो रॉल्स लॉ, मतलब रॉल्स लॉ मतलब क्या है? वही जिसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? एक्स इंटू पी ए नॉट। जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है एट ऑल कंडीशन वो होता है आइडियल सॉल्यूशन। और जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब एट ऑल कंडीशन, मतलब कभी फॉलो किया कभी नहीं किया, तो जो फॉलो नहीं करता है रॉल्स लॉ को वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नीचे लिखते हैं क्या होता है, पहले लिखो आइडियल सॉल्यूशन में लिखो सॉल्यूशन विच फॉलोज रॉल्स लॉ एट ऑल कंडीशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। फिर इसमें नीचे लिखो सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ एट ऑल कंडीशन इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो सारे कंडीशन पे रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो होगा आपका भाई आइडियल सॉल्यूशन, जो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो, अब होता क्या है कि सॉल्यूशन होना चाहिए। पानी में अगर आप तेल मिलाओगे तो सॉल्यूशन नहीं है, वो इमिसिबल है। हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो देखो, होता क्या है कि अगर आप दो लिक्विड को या दो चीज़ों को मिलाते हो और अगर उनका नेचर एक ही जैसा, मतलब सेम एक ही बिहेवियर है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे मान लो फ्रेंडशिप है, अगर दो लोगों में एक ही जैसा बिहेवियर है तो उनकी दोस्ती अच्छी होगी, आइडियल फ्रेंडशिप। दोनों का बिहेवियर थोड़ा चेंजेस है, मान लो अलग अलग है, तो उनमें लड़ाई हो सकती है, तो आइडियल फ्रेंडशिप नहीं होगी, मतलब लड़ाई टकराव होते रहते हैं। अरे समझ में आ ही रहा होगा आपको। मान लो रियल लाइफ में सपोज करो आपको किसी को मैरिज करना है, पार्टनर बनाना है, तो अगर दोनों का बिहेवियर सेम होगा तो आइडियल मैरिज होगी, अपोजिट होगा तो रोज लड़ाई होती रहेगी, मतलब तो ऐसा होता ही है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? जहां पे दोनों कंपोनेंट का नेचर मिलता जुलता होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मिलता जुलता होगा। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा कि दोनों का बिहेवियर काफी अलग अलग होगा। तो हम लोग चलो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो आइडियल सॉल्यूशन तो पता आपको चलिए क्या होता है कि जो सॉल्यूशन आपका क्या करता है, रॉल्स लॉ को हमेशा फॉलो करता है। ठीक है, दोनों का नेचर मतलब क्या होगा, कंपोनेंट का सिमिलर होता है। ठीक है, इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन नेचर ऑफ बोथ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर सिमिलर। तो उनका जो नेचर होता है वो काफी सिमिलर होता है। एग्जांपल समझते हैं। तो अगर आप जैसे मान लो कि बेंजीन में अगर आप टॉलिन को मिलाओगे तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, सिमिलर नेचर है, मतलब ज्यादा इनमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सिमिलर। बेंजीन में अगर फिनॉल मिला दो तो नहीं होगा, फिनॉल इज अ वेरी पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसा जैसे अगर आपके पास मान लेते हैं C2H5Br में अगर आप C2H5I मिला दोगे, सिमिलर है तो आइडियल होगा। जैसे अगर आपने मान लो कि हेक्सेन में, हेक्सेन लिक्विड है, अगर आपने हेप्टेन मिला दिया तो एक ही जैसे मॉलिक्यूल मिला, एक ही जैसे मॉलिक्यूल, वो भी ज्यादा मास का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पता चला कि आप बोलो सर हेक्सेन को डेकेन से मिला दो, नहीं भाई, आसपास सेम नेचर, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तभी बनेगा। मतलब कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट नियरली सेम होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखना है, मतलब इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। या फिर जैसे माने थे आपके पास है इथेनॉल और प्रोपेनॉल, सिमिलर है, तो सिमिलर मॉलिक्यूल को मिलाने से आपका आइडियल सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ों को समझते हैं। इसमें एक टर्म होता है डेल्टा वी मिक्स। ये डेल्टा वी मिक्स क्या है, देखो समझो, एक्चुअल पहले इन सबका मतलब समझ लो। ये 100 ml है, ये 100 ml है, 100 ml 100 ml, ठीक है। आपने सोल्यूशन बनाया, अच्छा दोनों मिला के कितना ml है 200, और सोल्यूशन का वॉल्यूम भी 200, मतलब जितना पहले वॉल्यूम था उतना बाद में, पहले भी 200 ml था, बाद में भी 200 ml। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो वो होता है आइडियल सोल्यूशन। तो इसका डेल्टा वी मिक्स क्या होता है, 0, ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं होते। तो देखो इसमें पहले समझ लेते हैं कि कुछ बातें किसमें होता क्या है। जैसे मान लो बेंजीन था, अरे भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा ना बेंजीन में, जैसे ए और ए के बीच में, अरे पहले सिर्फ बेंजीन तो ए और ए ही हर जगह होगा, तो उसमें कोई ना कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। दूसरा क्या है, बी और बी, तो हर जगह बी और बी ही होगा। आपने क्या है कि अरे भाई दोनों को मिला दिया ना, ये मिक्स हो गया, तो क्या बना ए और बी, ठीक है। इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, समझ लो नेग्लिजिबल डिफरेंस, मतलब यहाँ जैसा फोर्स था वैसा फोर्स यहाँ होना चाहिए। अरे पहले से मान के चल रहे हैं ना कि जो लिक्विड को मिला रहे हैं उनका नेचर सिमिलर है, ज़्यादा नेचर डिफरेंट होगा, ज़्यादा फोर्स में डिफरेंस होगा तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो यहाँ जैसा फोर्स था कुछ कुछ वैसा है फोर्स यहाँ था, और दोनों मिलके जो ए बी बनाएंगे वहाँ पे भी इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, अरे सॉल्यूशन में ए होगा बी होगा, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ए बी में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि इंटर मोलिकुलर फोर्सेस आर सेम इन ऑल या इन अबव ऑल केसेस। तो ये जितने भी केस लिखे हैं एक्चुअल में इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, सेम है, बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या है कि जैसा ए और ए का था वैसा बी और बी का। अब देखो ज्यादा डिफरेंस होगा तो बनेगा ही नहीं आइडियल सॉल्यूशन। तो जैसा इसका फोर्स वैसे इसका फोर्स, इससे बना ए बी, उस सिमिलर फोर्स, ठीक है। सिमिलर फोर्स इसलिए वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। अगर ये 100 ml था, अरे बेंजीन और टॉलिन 100 ml था, सोल्यूशन जो बनेगा वो 200 ml होगा, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब जब मिक्स करोगे तो ए और ए का बॉन्ड टूट जाएगा और ए बी का बॉन्ड बन जाएगा, तो जैसा बॉन्ड टूटेगा वैसा बॉन्ड बन जाएगा, तो इसलिए एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे सोल्यूशन का जो डेल्टा एच मिक्स होता है वो 0 होगा, ठीक है। फिर इसमें और क्या होता है, इसमें देखो आपके पास क्या होता है, इसमें डेल्टा एस। अगर आप कभी भी मिक्सिंग करते हो तो एंट्रोपी बढ़ती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो एंट्रोपी बढ़ेगा, और अगर किसी भी प्रोसेस को होना है तो जो डेल्टा जी होगा वो नेगेटिव होगा। किसी भी चीज़ को होने के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, और मिक्सिंग करने से एंट्रोपी बढ़ती है, बात को ध्यान रखना है। तो ये सब बातें आपसे पूछा जा सकता है एक्चुअल में। और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इनमें चेंज नहीं होता एक्चुअल में। तो एक हम लोगों को एक अब डायग्राम ड्रॉ करना है, तो उसको देखते हैं क्या होगा। एक्चुअल में इसमें दो डायग्राम को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी वाई है और वो भी वाई एक्सिस, तो दो डायग्राम को एक साथ किया जा रहा है बेटर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इधर साइड आपके पास है प्रेशर, अरे इधर भी और इधर भी, सपोज करते हैं जो है ए का कंपोनेंट एक्स है, अरे एक्स ए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे जो है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। इधर से इधर आने पे मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ रहा है, अरे 0 से स्टार्ट हुआ, ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है मतलब। और यहाँ पे क्या है, बी का मोल फ्रैक्शन 1 है
और इधर आने पे फिर B का मोल फ्रैक्शन क्या है, 0 हो गया। अरे जब A 1 होगा मतलब प्योर, यहाँ पे मतलब प्योर A है और वहाँ पे प्योर B, ये इसका मतलब है, ठीक है। अब इसमें ये मान के चलते हैं कि जो PB नॉट है मतलब कि प्योर B का जो वेपर प्रेशर है, ये मान के चलते हैं प्योर A से कम है। ये एज्यूम किया है भाई, एज्यूम किया है, ठीक है, ये एज्यूम किया है। तो यहाँ पे सपोज करते ये जो था ये है PB नॉट मतलब प्योर B का प्रेशर, और यहाँ पे कहीं A का, और ये है PA नॉट, ठीक है, B और A का प्रेशर, ठीक है। अब ये जो एरो जो जाता है ये P टोटल को इंडिकेट करता है, दिस इज PA, X है PA नॉट प्लस XB PB नॉट। जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज होता जाएगा तो टोटल प्रेशर आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये जो एरो होगा ये किसका है भाई, ये A के लिए जा रहा है, तो ये एरो है PA के लिए, जो क्या होगा X इंटू PA नॉट, ठीक है, ये A के लिए होगा। और ये A वाला हो गया, और इधर साइड मतलब उधर जा रहे हैं तो ये होगा B के लिए, तो होगा PB इक्वल टू XB और PB नॉट। तो ये A के लिए और ये B के लिए, किसी भी जगह पे सपोज करो कि आप यहाँ की बात करते हो, यहाँ पे आपको P टोटल निकालना है, तो देखो कैसे होगा, ये P टोटल है, ठीक है, इस लाइन पे क्या है, ये है PA, अरे ये PA होगा, इस लाइन पे है PB, अरे PA और PB को ऐड करोगे तभी तो P टोटल आएगा, और यहाँ पे वो मोल फ्रैक्शन, अरे जो भी है जिसपे, तो देखो होगा क्या, आपको PA नॉट और PB नॉट तो पता होगा, वो तो फिक्स होता है, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट ध्यान रखना। तो मोल फ्रैक्शन मिल गया, अरे मोल फ्रैक्शन मिल गया तो PB मिल जाएगा, PA मिल जाएगा, अरे ये तो पता ही होगा, ऐड करोगे तो PT आ जाएगा। तो ये इसका डायग्राम है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन का डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग अब इसमें आगे चलते नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। देखो अब होता क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड सेकेंड होगा नेगेटिव डेविएशन। देखो है क्या, पॉजिटिव डेविएशन के केस में, जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो उसके केस में क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज करता है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा पॉजिटिव डेविएशन। अब एक बात को ध्यान रखो, अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होगा, तो वो कमजोर बॉन्ड होगा, तभी तो इजीली वेपर में कन्वर्ट होगा और तभी होगा पॉजिटिव डेविएशन। तो और वहाँ नेगेटिव, देखो पॉजिटिव के केस में ध्यान रखना है बॉन्ड वीक बनता है, ये बात को ध्यान रखना, लोग भूल जाते हैं। तो पॉजिटिव मतलब कि वहाँ वेपर प्रेशर बढ़ा है इसलिए पॉजिटिव वहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव के केस में क्या होगा, लिख लो इसमें, लिखो इसमें कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीक मतलब कि पहले से कम हो जाता है, मतलब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और यहाँ पे क्या होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो दोनों को लिख लेते हैं भाई क्या क्या होता है। तो पहला हेडिंग लिखो, फर्स्ट लिखो पॉजिटिव डेविएशन, फर्स्ट लिखो पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन लिखना है, तो देखो इसमें होता क्या है, ए और ए के बीच में कोई बॉन्डिंग होगी, मतलब जो भी होगा समझो, और बी और बी के बीच में कोई बॉन्डिंग होगी, आपने दोनों को मिला के क्या बनाया, ए और बी की बॉन्डिंग,
ठीक है, ऐसे समझो। देखो एक्चुअल में ये ए बी तो 2 हो जाएगा एक्चुअल में, अरे 2a और 2b से तो 2ab बनेंगे ना। ये मैं समझाता हूँ वीक का मतलब क्या है। देखो ऐसा नहीं कि दोनों वीक हो जाए, पर आप समझो हो सकता है ए और ए के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड को, सपोज करते हैं इसका जो बॉन्ड इसको तोड़ने में एनर्जी लग रहा है 100 किलो जूल, और स्ट्रांग बॉन्ड मान लो 100 किलो जूल, और इसको तोड़ने में हो सकता है मान लो लगे 50 किलो जूल। अरे ये अलग है वो अलग, ये 100 लगे ये 50 लगे, मतलब दोनों में बिहेवियर का डिफरेंस होगा। आइडियल के केस में मैंने कहा था कि फोर्सेस सिमिलर लेने होते, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फोर्सेस डिफरेंट लेने हैं। यहाँ पे 100 किलो जूल मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यहाँ 50 किलो जूल। अब जो बना मान लेते हैं आपके पास, देखो तो ये कितना है 60 मान लेते हैं। अरे बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो ए बी का बॉन्ड बना तो 60 और 60 भाई 2a और 2b से 2ab बनेगा, तो 60 और 60 रिलीज हुआ। तो अब देखो क्या हुआ, 100 किलो जूल इसको तोड़ने के लिए देना पड़ेगा, 50 किलो जूल इसको तोड़ने के लिए देना पड़ेगा, और 2ab बनेंगे, कितना रिलीज होगा 120। तो नेट में क्या हुआ, ज्यादा एनर्जी देना पड़ा, कम एनर्जी रिलीज हुआ। मतलब समझो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ना पड़ा ना, ये हम लोग ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल की बात, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ना पड़ा, वीक बॉन्ड बना। तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट जाए और वीक बॉन्ड बन जाए तो वो कहलाएगा नेगेटिव डेविएशन, इसमें एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ये बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब हम लोग कंपेयर करके बोलते हैं कि इसमें क्या होगा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहां पे क्या होता है, जो डेल्टा एच मिक्स होगा वो पॉजिटिव होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक हीट देना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम के केस में। देखो ऐसा है कि जब स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है तो मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, जब वीक फोर्स होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, जब दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब, देखो ये मान लो 100 ml था, अरे ए का जो सोल्यूशन था, ए का सोल्यूशन मान लो ये 100 ml था, ये भी 100 ml था, दोनों को मिलाया ए बी बना, तो ए बी का जो सोल्यूशन है वो 200 ml नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। मतलब ये 100, पहली बात तो रिएक्शन नहीं करना जाना का, सिर्फ मिक्सिंग कर रहे हैं, बस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में चेंजेस हो रहे हैं। ए का सोल्यूशन है 100 ml, बी का सोल्यूशन 100 ml, हमने सोचा दोनों को मिलाए 200 ml बनना चाहिए, पर उससे ज़्यादा मिलेगा, मतलब हो सकता है 202 ml बन जाए, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है, तो दिस विल बी पॉजिटिव। कोई भी प्रोसेस करो तो मिक्सिंग करने से हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है, और कुछ भी होने के लिए, देखो ये तो फिक्स है, कुछ भी होने के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव ये तो फिक्स है, बाकी तो आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताई दिया, ठीक है। अब इसके देखो एग्जांपल समझते हैं। तो इनके एग्जांपल में क्या होगा, एक में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, दूसरा जाके उसको तोड़ देगा, उसको डिस्टर्ब कर देगा। जैसे जैसे देखो क्या होगा, जैसे सपोज करते CH3 प्लस CCl4, ये पहले एक पोलर मॉलिक्यूल था, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थे, नॉन पोलर मिला दिया, ये इसके बॉन्ड को भी तोड़ देगा, तो फोर्स वीक। मतलब ऐसे यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे पॉजिटिव को, एक में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, एक में मतलब एक में ज्यादा होगा, एक में कम होगा, और दूसरा वाला उसको जाके तोड़ देगा, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। तो बाकी आप इसके बारे में जो लिस्ट है, मतलब मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, आप इसके बारे में क्या है कि आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे, उसको लिख लेना या उसको याद कर लेना। मतलब ऐसा है, मैं आप लोगों को इसका एक लिस्ट आप लोगों को भेज भी दूंगा, क्योंकि मतलब 8-10 एग्जाम्पल का लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा, फॉर आइडियल सोल्यूशन, फॉर पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन, फॉर नेगेटिव सोल्यूशन। होता ये कि अगर आपको एग्जाम में मान लो पूछता है कि 4 सोल्यूशन दिया हो सकता है, ऐसे कि दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, पूछे कि विच इज पॉजिटिव डेविएशन, तो हो सकता है आपको स्ट्राइक ना करे, क्योंकि हो सकता है आप उसको सोच ना पाओ, ये फैक्ट एक्चुअल में। तो इसलिए अगर आपको एग्जाम्पल्स पता होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल्स, मतलब ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत हो सकते हैं, पर कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इसका। जैसे इसमें और कैसा हो सकता है, पानी में इथेनॉल मिला दो, देखो वाटर में मतलब 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, 2 नीचे 2 ऊपर, ये
इसकी वजह से दो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाएगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नंबर कम होगा, तो ये सब क्या होता है कि डिस्टर्ब करते हैं। जैसे वाटर में आपने इथेनॉल मिथेनॉल कुछ ऐसा मिला दिया, या फिर वाटर में सपोज करो आपने क्लोरोफॉर्म में मिला दिया, तो इसकी वजह से वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो गया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नंबर कम होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा, तो आपका वही होगा पॉजिटिव डिविएशंस। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स का लिस्ट मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, ये मतलब मैं आपको ग्रुप में भेज भी दूंगा, या फिर अगर आपके पास कोई बुक होगी या फिर आपके पास स्पेस का बुकलेट भी होगा तो आप उससे देख सकते हो, उसमें भी दिया हुआ है एक्चुअल में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पॉजिटिव डिविएशंस के बारे में। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, ये जो सॉल्यूशन जो होगा ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना कि ये सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो और पॉजिटिव डेविएशन है, तो यहाँ पे जो पीए जो होगा, मतलब जो पीए जो होगा पार्शियल प्रेशर, वो x से और पीए नॉट से ज़्यादा होगा। अरे भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो गया है, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो गया है तो वेपर में अब ज़्यादा जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा वेपर में ज़्यादा जाएगा, तो मतलब पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, तो पीए की वैल्यू ज़्यादा होगी और पीबी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो वो दोनों ज़्यादा होना जरूरी नहीं है, मतलब पर नेट में ज़्यादा होंगे। हो सकता है कि एक की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब एक का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए, दूसरे की वैल्यू हो सकता है कम भी हो जाए, पर नेट में वैल्यू बढ़ेगी। पर वैसे लिखा जाता है कि दोनों ज़्यादा होंगे, पर हो सकता है कि मतलब वही जैसा बता ना, एक का अभी 100 था, एक एग्जांपल बता ना 100 किलो जूल चाहिए और एक को चाहिए था 50, और एवरेज कितना रहा 60, तो 100 वाले के लिए वो वैल्यू काफ़ी कम हो रहा है और 50 वाले के लिए वैल्यू बढ़ रहा है। तो हो सकता है एक की वैल्यू बढ़ जाए, एक की वैल्यू कम हो जाए, पर नेट में वैल्यू बढ़ेगी। तो ये सोल्यूशन क्या होते हैं, मतलब आपका रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करते, मतलब ये दोनों हो सकता है इसमें से कोई ट्रू हो या ना हो, पर इसमें ये जो पी टोटल जो है वो 100% क्या होगा, एक्स से पीए नॉट प्लस एक्स बी पीबी नॉट से ज़्यादा होगा, ये 100% ज़्यादा होगा। बात को ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना, ये 100% ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको समझने के लिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अरे इधर प्रेशर था, प्रेशर और ये मान के चल रहे हैं कि पीए नॉट पीबी नॉट ज्यादा है। ये मान के चल रहे कि ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो भाई बी के पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ये अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्योर बी है ना ये जो डॉटेड वाला है, डॉटेड वाला एक्चुअल में ये आइडियल सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। ये जो डॉटेड वाला है ये आइडियल सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो पॉजिटिव डेविएशन वाला ऊपर से जाएगा, ये कंफर्म है। तो कोई ये तो इक्वल वाला लाइन होता है, तो पॉजिटिव डेविएशन वाला ऊपर से ही जाएगा, तो इसमें क्या होगा, देखो एक बात ध्यान रखना, सब मतलब पॉजिटिव के केस में कई बार लोग इतना खो जाते हैं। देखो ऐसा समझो,
अगर इस अरे मान लो ए का प्रेशर, मान लो ए का प्रेशर सपोज करो, ए का पार्शियल प्रेशर मानते हैं 10 एटीएम है, अरे नॉन आइडियल के बाद अरे ये दोनों कर लिया, ए का प्रेशर मान लो 10 एटीएम है, बी का प्रेशर मान लो 5 एटीएम है 5, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर 15 एटीएम होगा। ये बात ध्यान रखना, ये नहीं होगा कि पी टोटल एक्स से प्लस एक्स बीस ज्यादा हो जाए, भाई वो गैस का प्रेशर वो थोड़ी ना होगा, मतलब कि ये बात ध्यान रखना है कि पी टोटल पी ए प्लस पी बी ही होता है। देखो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, इनका सम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, पर इन दोनों का सम ही ये होता है, बात ध्यान रखना है, ये से ज्यादा नहीं होने लगेगा, ठीक है। टोटल प्रेशर क्या होता है, दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर का सम, ठीक है, ऐसा होता है, मतलब ये रॉल्स लॉ वाले फॉर्मूले ज्यादा होगा। तो हम इसको भी ज्यादा मान के चलते हैं, और ऐसे ये जो एक्चुअल में ये होगा पीबी, और ये एक्स से पीबी नॉट से ज्यादा होगा, ये पी ए है जो एक्स से पी नॉट से ज्यादा होगा, ठीक है। किसी भी एक जगह पे मान लेते हैं, आपको सपोज करो इस पे पी टोटल निकालना है, तो ये क्या होगा, ये होगा पी ए, अरे ये होगा पीबी, पी ए पीबी को ऐड करना पीटी आ जाएगा, और यहाँ का ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो एक्चुअल में बढ़ जाता है, ठीक है, ये होगा पॉजिटिव डेविएशन। फटाफट समझ में आपको आ गया होगा, ये 1 है, ध्यान रखना ये 1 है, ठीक है, 0 to 1 और 1 to 0, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन जल्दी से निपटा देते हैं वो भी, तो वो इसका उल्टा होता है। मैंने पॉजिटिव वाले को इसलिए इतना डिटेल में समझाया क्योंकि नेगेटिव वाला आपको समझाना ना पड़े। तो पॉजिटिव वाले में इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता है, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव वाले में क्या आता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है, पॉजिटिव में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है, इसलिए प्रेशर बढ़ आता है। नेगेटिव वाले में उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कि इन दिस इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीजेस सो टोटल प्रेशर डिक्रीजेस। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इससे बनेगा ए बी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें ए बी में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो यहां पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो भाई स्ट्रांग होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसमें जो डेल्टा वी मिक्स होगा, क्योंकि स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव। स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स एनर्जी विल रिलीज, सो दिस विल बी नेगेटिव। पर अगर आपने मिक्सिंग किया सो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, एंड डेल्टा जी तो पता ही होता है किसी को होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ठीक है। ये सारी स्टेजेस सेम होंगी, ठीक है। ये अब इसके केस में देखो होता क्या है, ये सब लिख लो फटाफट। इसके केस में क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका एक बहुत बहुत फेमस एग्जांपल है आपका, एग्जांपल्स लिखते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, बहुत फेमस एग्जांपल है। देखो होता क्या है, क्लोरोफॉर्म के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती क्लोरोफॉर्म में, पर देखो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये इससे खींचेगा तो इस पे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर आप एसीटोन लेते हो तो इनमें आपस में बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात ध्यान रखना है, इसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, एसीटोन में क्लोरो बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, पर क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल इसमें कई हो सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म के साथ आप कोई ईथर ले लो, कोई भी ईथर ले लो, जैसे कि CH Cl3
प्लस ले लिया CH3 OCH3, तो इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा। तो ऐसा कोई केस, या फिर अगर आप वाटर लेते हो तो वाटर के साथ कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके, जैसे कि लाइक नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में कुछ चार्जेस होते हैं, रेजोनेंस होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या फिर जैसे वाटर के साथ आप लेते हो, मान लेते हो एसिटिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड और वाटर के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, तो वहां पे सारे की ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका नेगेटिव डेविएशन। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो फिर आपके पास क्या होता है कि वहां पे होता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग इसके ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। जो बातें मैंने पॉजिटिव के लिए बताई वही बातें नेगेटिव के लिए, ठीक है, इस बार कम होगा। तो आपको अब समझ में आ ही रहा होगा, बार बार क्या रिपीट करना, आप लोग इंटेलिजेंट तो हुए। टोटल प्रेशर डिक्रीज करेगा, ये बात को ध्यान रखना, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्योंकि स्ट्रांग हो रहा था, पर ये वैलिड ही होगा। ये रेफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ये आइडियल को मान के। इसका प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, पर देखो स्टार्टिंग और एंडिंग में नहीं हो सकता चेंज, क्योंकि यहाँ पे प्योर बी है और यहाँ पे प्योर ए है, तो इसलिए स्टार्टिंग और एंड चेंज नहीं होता कभी भी। ठीक है, ये होगा। और ये क्या है, बी के लिए है, तो ये जो पी बी जो होगा वो एक्स बी पी बी नॉट से कम होगा, जो पी ए होगा वो x से पी ए नॉट से कम होगा, और जो p टोटल जो होगा वो x से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट से कम होगा। अगर आपको इस पॉइंट पे मान लेते निकालना है प्रेशर, तो जो p टोटल होगा तो यहाँ होगा पी ए, यहाँ होगा पी बी, और यहाँ होगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो देखो यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये इसको लिख लो पूरा जो लिखा हुआ ये। तो हम लोगों ने क्या है कि एक्चुअल में सॉल्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। जैसा पता था चैप्टर के अंदर दो पार्ट है, फर्स्ट इज सॉल्यूशन, सेकंड इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉल्यूशन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग चैप्टर के सेकंड पार्ट में आते हैं, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्वेश्चन ये होता है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, ये है क्या। ये देखो
कई प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करते हैं, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करते हैं, कई चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। पर ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में कितना है, मीन्स कंसंट्रेशन पे। सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो प्रॉपर्टी ये अलग होगी, सॉल्यूट कम होगा तो प्रॉपर्टी अलग होगी। इसका नेचर से कोई लेना देना नहीं, इसका इस बात से कोई मतलब नहीं कि सॉल्यूट कैसा है सॉल्वेंट कैसा है। तो ये प्रॉपर्टी सॉल्यूट या सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ये प्रॉपर्टी सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड करती है। अरे मतलब अमाउंट का मतलब ये है कि मान लो 1 गिलास पानी में नमक मिलाओगे तो हो सकता है अलग हो, और 1 लीटर पानी में मिलाओगे नमक तो अलग हो। सॉल्वेंट के नेचर चेंज, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज हुआ तो कंसंट्रेशन चेंज होगा तो प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। मीन्स ये प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन पे सारा फोकस करती है, मीन्स कंसंट्रेशन पे, ये अमाउंट पे फोकस करती है, ये नेचर पे फोकस नहीं करती है प्रॉपर्टी। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें फिर नीचे लिखते हैं हम लोग इस प्रॉपर्टी में, लिखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is that property which depends on amount of solute and amount of solvent. That is, this property depends on concentration of solution. तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, इसलिए आपको स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाए गए थे वो, ठीक है। अब इसमें नीचे लिखो दिस प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग इस सेक्शन में देखो मेनली करते हैं कि हम लोग मेनली सेक्शन में वैसा सॉल्यूट लेते हैं जो नॉन वोलेटाइल होता है। देखो नॉन वोलेटाइल तो एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं, पर आप समझो कि आपके पास पानी है, समझो वाटर है, उसमें देखो इसमें जो भी प्रॉपर्टीज करेंगे वो रियल लाइफ से ही सारे मतलब है बेस। तो मान लेते हैं आपके पास पानी है, पानी में आपने नमक मिलाया, ठीक है। आप उसको घर पे गैस पे चढ़ा के हीट कर देना, मतलब हीट करना, तो पानी पता है उड़ जाएगा। आप 1 गिलास पानी में नमक मिला के देखना, पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा लास्ट में। तो मतलब होता क्या एक्चुअल में, होता यह कि जो वाटर है वो उड़ गया, तो वाटर इज वोलाटाइल, पर नमक क्या है नॉन वोलाटाइल, नमक बचा रहेगा, ठीक है। वाटर वोलाटाइल, वाटर उड़ जाएगा, पर जो नमक है नमक नॉन वोलाटाइल है, नमक क्या होगा बचा रहेगा इसमें, तो सॉल्ट नॉन वोलाटाइल है। और एक्चुअल में ये नहीं होता कि सॉल्ट नॉन वोलाटाइल, अरे आप अगर मतलब देखो केमिस्ट्री में अगर किसी ने कसम खाया है कि नहीं भाई मुझको करना है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, बचपन से पढ़ा ही होगा, इम्पॉसिबल तो कुछ होता ही नहीं। अरे सॉल्ट का भी कुछ ना कुछ होता है ना भाई, बॉइलिंग पॉइंट तो होता ही है। हीट करोगे, बहुत हाई हीट मान लो करोगे तो वो मेल्ट कर जाएगा, फिर उड़ भी जाएगा। वैसा टेम्परेचर आप अपने घर पे अचीव नहीं कर पाओगे, तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। पर आप अगर कहीं लैब में गए और आपने कसम खाया है कि भाई मुझे नमक भी उड़ाना है, तो नमक का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी उड़ जाएगा, पर बहुत हाई होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। मतलब हम लोग जो रियल लाइफ में देखते हैं उसको एक्सपीरियंस करके बोल रहे कि सॉल्ट इज नॉन वोलेटाइल। बाकी उड़ाने को तो कुछ भी भाई उड़ सकता है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं कि जो उड़े ना, मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस कसम खा लो तो हो जाता है, वो कसम खाया IIT निकालना है तो निकाल लोगे, बाकी तो सब कहानी सुनाना और बेवकूफ़ बनाना होता है। मतलब ये फैक्ट एक्चुअल में डिसाइड किया तो आप कर लोगे, बाकी तो सब एक्सक्यूज होता है और कुछ नहीं होता। अगर कसम खाया नमक को उड़ाना है तो नमक उड़ेगा, ठीक है। बाकी तो वही है कि भाई एनर्जी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, बाकी सब तो सब एक्सक्यूज होता है। हम लोग इस सेक्शन में मेनली फोकस किस पे करेंगे कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब कि मेनली हमारा देखो फोकस होगा वाटर पे, मतलब पानी में। हम लोग पानी में क्या होगा नमक मिलाएंगे तो देखेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आया, मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंज आया, तो इन सबको स्टडी करेंगे। तो भाई नमक है, चीनी है, ये सब चीज़ें क्या है नॉर्मली नॉन वोलेटाइल होते हैं। पानी में चीनी मिला उड़ा तो पानी उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगा, देखना वो। तो ये क्या है नॉन वोलेटाइल एक्चुअल में होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब कि नॉर्मली नहीं उड़ता है, मतलब घर पे तो नहीं उड़ता है। अब आप लैब में कसम खा के गए हो तो वहाँ उड़ा दोगे बहुत हाई टेम्परेचर अचीव करके। तो नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा नॉन वोलेटाइल। तो इसमें नीचे लिखो नॉर्मली वी टेक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या होगा जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल है। अगर ये नॉन वोलेटाइल आपने बोल दिया,
अगर आपने इसको नॉन वोलाटाइल बोला तो इसका जो वेपर प्रेशर वो 0। देखो नॉन वोलाटाइल का मतलब वो वेपर में नहीं जाएगा, और जो वेपर में नहीं जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर 0। तो नॉन वोलाटाइल का मतलब आपको इनका वेपर प्रेशर 0 लेना है, तो सॉलिड इज नॉन वोलाटाइल, ठीक है। सॉल्वेंट नॉर्मली वाटर होता है, नॉर्मली वाटर होता है, आप चेंज कर सकते हो, पर नॉर्मली सॉल्वेंट वाटर लेते हैं। इसमें नीचे लिखो नॉर्मली वी टेक एक्वस सोल्यूशन दैट इज सॉल्वेंट इज वाटर। तो नॉर्मली इसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। अब देखो हम लोगों को इसमें करना क्या क्या, हम लोगों को इसमें 4 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, मतलब 4 प्रॉपर्टीज पे सारा फोकस करना है। कौन कौन से? पहला आपके पास है, हम लोग एक ही करके सब करेंगे। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको लिखते हैं RLVP। हम लोगों को लिख लो कि इन दिस चैप्टर वी स्टडी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम लोगों को 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है। फर्स्ट इज RLVP, सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट मोस्ट ऑफ द लोगों का फेवरेट रिवर्स ऑस्मोसिस। सुना होगा ना रिवर्स ऑस्मोसिस, कई बार आता रहता पानी पी रहा RO वाला, उसी का ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो हम लोग यहां पे करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पे समझेंगे कि क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस क्या होता है, तो उसके बारे में लास्ट वाले के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये चारों टर्म हमको करने हैं, पर इसको करने के पहले एक्चुअल में हम लोगों को अब एक टर्म और समझने का जरूरत है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो भाई करेंगे कि करके सब करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी तो भाई मेनली सॉल्यूट के नंबर पे फोकस करता है। हाँ, तो सॉल्यूट के नंबर पे फोकस करता है। तो जैसे मान लो कि आपने पानी में नमक मिलाया, सपोज करो पानी में नमक मिलाया, नमक आपने 1 मोल लिया, पर नमक तो टूट गया। नमक टूट के क्या बना दिया, कटायन और अनायन। कटायन और अनायन तो वो हो गए 2, मतलब 1 मोल नमक लिया पर आयन हो गए 2 मोल, तो नंबर डबल हो गया। तो डबल हो गया तो प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, नंबर पे डिपेंड करता है। नंबर मींस सॉल्यूशन में जो भी कटायन और अनायन होंगे, तो जब डिसोसिएशन होगा तो चीजों को समझना पड़ेगा कि मोल कितना बढ़ जाएगा, या जब एसोसिएशन होगा तो मोल कितना कम होगा, तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए एक टर्म है दैट इज वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर ये क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। देखो आई के कई फॉर्मूले हैं, तो इसको आई से इंडिकेट करते हैं। वैन हॉफ फैक्टर मीन्स आई। क्या क्या फॉर्मूले, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। एक्चुअल मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल। एक्चुअल मतलब कि वो जो सॉल्यूशन में जो होता है ना डिसोसिएशन होने के बाद, वो वाला मोल, तो वो एक्चुअल मोल है। तो एक्चुअल मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल, ठीक है, ये होता है। या आई का फॉर्मूला हो सकता है कि आपका एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला इस सेक्शन में आगे समझेंगे, क्योंकि हम लोग आगे यही करने एक्चुअली सब एक ही फॉर्मूला है भाई, कोई भी करो एक ही फॉर्मूला है, तो पर अलग अलग फॉर्म में इसको लिखा जाता है। या इसका एक फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू होता है थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, और अपॉन क्या होता है एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं एक्चुअल में।
तो ये हो सकता है एक्चुअल मोल अपन थ्योरेटिकल, एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आगे समझेंगे, और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपन एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट समझते हैं क्या, मतलब लिख तो 3 दिया पर पहले वाले से ही हमारा मेन फोकस रहेगा। और बाकी आई का यूज क्या होगा, मतलब वेंट फैक्टर का यूज क्या होगा आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में समझेंगे क्या होगा। तो देखो इसको समझते क्या है, अल्फा ले लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन, अगर कहीं एसोसिएशन होगा तो वो एसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो यहां पे हम लोग दोनों मान के चल रहे हैं। पहले एक एग्जांपल समझ लो, एक एग्जांपल समझ लो, NaCl था, टूट गया तो क्या बना, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। सपोज करो ये था, इसको हमने x मोल लिया था, तो ये जो x मोल लिया था ये थ्योरेटिकल मोल है, x मोल लिया था, ये तो पूरा टूट गया तो बचता ही नहीं, ठीक है। ये बन गया x मोल, ये बन गया x मोल, तो x और x 2x, तो 2x उसका एक्चुअल मोल है, तो अगर I पूछा जाएगा I, तो ये x और ये x, तो ये होगा 2x एक्चुअल मोल, और थ्योरेटिकल मोल कितना था x, तो I की वैल्यू होगी 2। देखो समझते क्या है, x मोल लिया था, जो भी होगा मान लो 5 मोल लिया, तो खत्म हो गया, कितना बन गया 5 और 5 10 मोल बन गए, तो 10 मोल अपन 5 मोल तो आएगा 2। तो I का मतलब वही कि I की वैल्यू मतलब वही ज्यादा हो गई कि डिसोसिएशन हो रहा है। तो आप समझो यहाँ पे क्या होगा, मतलब एक चीज और लिख लेते पहले से, अगर I की वैल्यू 1 से बड़ा है, मतलब देखो 1 से बड़ा का मतलब कि मोल बढ़ने वाले हैं, मतलब क्या होता था एक्चुअल मोल अपन थ्योरेटिकल मींस मोल बढ़ने वाला है, अगर मोल बढ़ने वाला है तो इसका मतलब कि यहाँ पे डिसोसिएशन होगा, तो जब भी डिसोसिएशन होगा तो I का वैल्यू बढ़ जाएगा, अगर I का वैल्यू 1 से कम है दिस मीन्स एसोसिएशन, और अगर I का वैल्यू 1 है दिस मीन्स नो चेंज, कुछ हुआ ही नहीं। अरे अगर पानी में चीनी मिलाते हो तो कुछ नहीं होता, शुगर नहीं करता है, ठीक है, तो वो हो सकता है कुछ भी ना हो। तो फटाफट चलो इसको समझते हैं, और एक दो इसमें कुछ लिख लेते हैं, जैसे AXBY, ठीक है, इसी से समझ लेते हैं। इससे बना x टाइम A प्लस y और y टाइम B माइनस x, 4 समझ में आ ही रहा होगा। हम लोग इसका जो मोल है उसको C ले लेते हैं, अल्फा लेते हैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो पता ही होगा C माइनस C अल्फा, दिस विल बी XC अल्फा, दिस विल बी YC अल्फा, ठीक है। सो I विल बी एक्चुअल मोल बचा हुआ, और ये जो बन रहा है तो कितना बच रहा है C माइनस C अल्फा, एक्चुअल मोल बचा हुआ प्लस बन रहा है XC अल्फा YC अल्फा, और थ्योरेटिकल मोल C लिया था तो ये C कॉमन आके कट जाएगा, सो दिस विल बी, देखो कॉमन आके कट जाएगा तो मेरे हिसाब से ये क्या होगा, ये होगा 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा, सो ये आया 1 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। अगर आप इसको गौर करो, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो ये एक्चुअल में वही है डेल्टा n, मैं वैसे लिख नहीं रहा पर आपको समझा देता हूँ बस। इसका कोफिशिएंट x, इसका कोफिशिएंट y, इसका कोफिशिएंट 1, तो डेल्टा n होता था ना, डेल्टा n, अरे पहले वाला याद करो, गैस वाला जो कर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट वही है। अगर अब देखो अल्फा की वैल्यू, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन बोला, कंप्लीट डिसोसिएशन, तो अल्फा की वैल्यू 1 ले लेना, बाकी तो डिपेंड करेगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ये ऐसा I निकाला जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक केस एसोसिएशन का भी समझ लेते हैं। A टाइम N से N टाइम, मतलब N टाइम A से A टाइम N बन गया, तो इनिशियल मोल इसको C लेते हैं, ठीक है, बाद में आते C माइनस C अल्फा, वही ये आपको याद होगा कि हमेशा C में से C अल्फा ही माइनस होता है, अगर N के लिए C अल्फा है तो 1 के ये वहाँ 1 है, तो 1 के C अल्फा बाई N, सो I का वैल्यू मोल बचा हुआ, और ये जो बन रहा है, और अपन इनिशियल मोल C कॉमन आके कट जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई N, सो दिस विल बी 1 प्लस 1 बाई N माइनस 1,
और इंटू अल्फा। आप इसमें देखो ये वैल्यू 1 से छोटा होगा, आप करके देखना ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एसोसिएशन के लिए होता है, समझ में आपको मेरे हिसाब से आया होगा। तो ऐसा एसोसिएशन के लिए हो जाता है ये। तो चलो हम लोग इस पर एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ। फाइंड वेंटर फैक्टर ऑफ दिस इफ CH3COH फॉर्म डाइमर। डाइमर का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो इसमें दो मॉलिक्यूल मिलके बना देते हैं ये। ठीक है, तो बताना है कि क्या होगा आपके पास डिग्री ऑफ, मतलब क्या होगा आई। तो देखो उसमें कनेक्ट तरीका, इनिशियल मोल तो नहीं दिया है, जरूरत नहीं है, कुछ ले लेते। सपोज करते हैं ये इनिशियली मतलब टी इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ये कुछ x मोल दिया था, मान लेते हैं x मोल दिया था। तो अब जब भी आपका आया, मतलब वही जब भी फाइनल आया, फाइनल टाइम पे, तो को डिग्री ऑफ एसोसिएशन 0.6 है। मैं फॉर्मूले सॉल्व नहीं कर, मैं आपको समझा के कर रहा हूँ। तो अल्फा इज 0.6, तो मतलब क्या होगा, x में से 0.6 x माइनस होगा, C में से C अल्फा ही माइनस होता है। ये वैल्यू कभी नहीं बदल सकता है, बात को ध्यान रखना। मैंने ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में सबको बताया, ये वैल्यू बदल ही नहीं सकता है। C माइनस C अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू ये, यहाँ कोफिशिएंट 2 था, यहाँ कोफिशिएंट 1, तो इसलिए इसका आधा होगा, तो ये होगा 0.6 x बाई 2, तो दिस विल बी 0.3 x। ठीक है, तो आपके पास I क्या होता है, I होता है ये होगा 0.4 x। ठीक है, तो दोनों का समेशन कितना है, 0.4 x बचा हुआ, और ये 1 कितना रहा है 0.3 x, और इनिशियली था x, सो दिस विल बी 0.7। ठीक है, आप अगर फॉर्मूले से करना चाहो, देखो फॉर्मूले से I इक्वल टू अभी क्या बताया था 1 प्लस, अरे अभी तो करा 1 माइनस n इंटू 1 इंटू अल्फा, इससे भी करो तो 1 n का मतलब ये जो ये था n, तो कितना है 1/2 माइनस 1, और अल्फा कितना दिया था 0.6। देखो इससे भी करके देखो क्या होगा 1, और ये माइनस हाफ होगा, सो माइनस हाफ इंटू 0.6, तो ये देखो देखो फिर से आएगा 0.7। किसी भी तरीके से करो, आंसर विल बी द सेम। ठीक है, लिख के करोगे तो मिस्टेक नहीं होगा, उसका यूज करोगे तो थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है, इसमें एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। वेंटर फैक्टर गिवन है, फाइंड करना, फाइंड डिग्री ऑफ, फाइंड क्या करना, डिग्री ऑफ, फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, वो निकालना है इसका। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। अरे मैं फॉर्मूलेस कर रहा हूं, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ये फॉर्मूला बताया था, I की वैल्यू 3, ठीक है 1, और x, अरे इससे 2 बनेंगे, आप इसको ब्रेक करोगे Al2SO4 थ्राइस। वैसे अब आप लोग क्लास 12th में हो, 12th के बच्चे से उम्मीद करके चलते उसको इतना बेसिक आता होगा। तो मैंने कहा 2 टाइम Al प्लस 3, और ये होगा 3 टाइम SO4 2 माइनस, तो ये होगा 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू अल्फा।
सो 3 इक्वल टू, ये बल्कि 2 हो जाएगा, ये होगा 2 इक्वल टू, ये होगा 4 अल्फा, सो अल्फा इज 0.5, तो कितना डिसोसिएट होगा 50%, ठीक है 50% डिसोसिएट होगा, ठीक है समझ में आ गई है। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर आते हैं, फिर हम लोग उसके बाद आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो इसमें लगते हैं इफ मॉलिक्यूल ए इज टेकन, इसमें लिखो पहले, इफ मॉलिक्यूल ए इज टेकन 50% of molecule A undergo dissociation, if 50% of molecule A undergo dissociation and form 2 ion, मतलब कि 50% उसका जो भी लिया, 50% of A undergo dissociation and form 2 ion, whereas 50% of molecule undergo association and form dimer, find the Van't Hoff factor of A, इसका A का बताना Van't Hoff factor कितना होगा, ठीक है, मतलब A जितना भी था उसका आधा डिसोसिएट हो रहा है, उसका आधा एसोसिएट हो रहा है, I बताना कितना होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग कोई वैल्यू लेके करते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक काम करते हैं, ए जो है, ठीक है, ए के 100 मॉलिक्यूल अज्यूम कर लेते हैं, आप इसको समझ लो ज्यादा बेटर है, 100 मॉलिक्यूल या 100 मोल, आप ए को समझ लो, ए के 100 मोल या फिर 100 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो आधा जो है 50 मॉलिक्यूल, ये डिसोसिएट हो रहा है और कितना बना रहा है, डबल 2 आयन बना रहा है, हमको तो बस नंबर से मतलब होता है, तो डिसोसिएट होगा वो भी डबल, तो कितना हो जाएगा 100, मतलब आयंस हो जाएंगे, मतलब 50 मोल से 100 मोल हो गए, मतलब डबल हो गए, मतलब 50 मॉलिक्यूल में ये हुआ, 50 मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन हुआ, और डिसोसिएशन हुआ तो 50 का हो जाएगा 100, और ए का जो बाकी 50 मॉलिक्यूल है उसमें एसोसिएशन होगा, कंबाइन हो रहा है, तो ये कितना आयन बनाएगा, आधा हो जाएगा, तो कितना आयन बनाएगा 15, अरे 15 मॉलिक्यूल बना देगा, वो आधा हो जाएगा, तो देखो टोटल कितना हो गया। तो I का मतलब क्या होता है, I का मतलब फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल मोल 100 + 25 कितना होगा 125, लिया कितना था 100 एज्यूम किया था समझने के लिए, तो I की वैल्यू क्या होगा 1.25, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये। तो जब डिसोसिएट होगा तो अमाउंट को डबल किया, जब एसोसिएट होगा तो अमाउंट को हमने हाफ किया, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।